Good morning, friends. I am PL Nareda, and today I will teach you She Stoops to Conquer. ये ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखा गया एक नाटक है और ये कॉमेडी की श्रेणी में आता है। यहाँ पर आपको दो वर्ड ऐसे हैं जिनको समझना है ताकि आप टाइटल को समझ सकें। स्टूप और कॉन्कर। स्टूप का मतलब होता है झुकना और कॉन्कर का मतलब होता है जीतने के लिए या विजय प्राप्त करने के लिए। सी स्टूप्स टू कॉन्कर मतलब वो जीतने के लिए झुक जाती है, वो अपने प्रेम को पाने के लिए झुक जाती है। अब यहाँ पर कौन है वो, सी कौन है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, मैं यहाँ पर आपको इस प्ले के मुख्य मुख्य पात्रों से परिचय करा देता हूँ। मुख्य पात्रों से परिचय करने के बाद आपको इस प्ले को समझने में बहुत आसानी होगी। इस प्ले का जो मुख्य पात्र है वो है मार्लो। ये इस प्ले का, इस कॉमेडी का मुख्य पात्र है और यही इसका प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट मतलब हीरो या मुख्य पात्र। फिर सर चार्ल्स मार्लो है जो कि मार्लो के पिताजी हैं। तो एक तो ये फैमिली हो गई। अब इसी के साथ यहाँ पर हम देखेंगे हेस्टिंग्स है जो कि मार्लो का फ्रेंड है, और इसके बाद यहाँ पे कंस्टेंस नेविली, जिसको इस नाटक में मिस नेविली के नाम से जाना जाता है। ये हेस्टिंग से लव करती है, ये इसकी प्रेमिका है। तो दो पात्र आपके समझ में आ गए। मार्लो है, उसके पिताजी चार्ल्स मार्लो है और वो बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं। मार्लो का मित्र हेस्टिंग है और उसकी प्रेमिका कंस्टेंस नेविली या मिस नेविली है। एक तो ये फैमिली हो गई। अब इधर दूसरी तरफ देखिए, जो मार्लो हैं उसके पिताजी चार्ल्स मार्लो हैं और इन चार्ल्स मार्लो का एक फ्रेंड है जिसका नाम है हार्ड कासल, मिस्टर हार्ड कासल। अब इधर मिस्टर हार्ड कासल की एक फैमिली है। उसकी वाइफ है मिसेस हार्ड कासल, उनका बेटा है टोनी लम्किन और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम कैट हार्ड कासल है। तो ये चार पात्र इस फैमिली में हैं, चार मेंबर हैं। अब इनका इस फैमिली से क्या रिलेशन है कि ये मार्लो के जो पिताजी है उसके फ्रेंड की फैमिली है। तो यहाँ पर जो मार्लो का मित्र है उसकी जो बिलव्ड है मिस नेविली, ये मिसेस कासल जो है उसकी नीस है, उसकी रिलेटिव है, और इसीलिए मिसेस कासल जो है वो अपने बेटे टोनी लम्किन की शादी उससे करवाना चाहती है। अब क्यों करवाना चाहती है? क्योंकि उसकी ज्वेलरी है जो मिसेस कासल के पास है, उसकी प्रॉपर्टी मिसेस कासल के पास है, इसीलिए चाहती है कि सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के पास आ जाए। अब किस तरह से ये घटनाएं घटित होती है ये मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सी स्टूप्स टू कॉन्कर, ये 1773 में लिखी गई एक कॉमेडी है और इसको ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा था। सी स्टूप्स टू कॉन्कर इज अ कॉमेडी बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, फर्स्ट परफॉर्म्ड इन लंदन इन 1773. The play has been adapted into a film several times. ये जो नाटक है इस पर कई बार फिल्म बनाई गई। Initially, the play was titled Mistake of a Night. इस प्ले का एक और टाइटल ये दिया जाता है मिस्टेक ऑफ ए नाइट। मिस्टेक ऑफ ए नाइट से मतलब है एक रात की गलती, यानी किस तरह से रात में गलती होती है पात्रों से और फिर उस गलती का खामियाजा वो किस तरह से भुगतते हैं। सी स्टूप्स टू कॉन्कर ओपन्स विद ए प्रोलॉग। जब नाटक की शुरुआत होती है तो वो एक प्रोलॉग से होती है। प्रोलॉग का मतलब होता है प्राकथन। जैसे कोई मूवी स्टार्ट होती है
तो उससे कुछ घटनाएं, पहले की घटनाएं जो है उनको बोल करके बता दिया जाता है। ऐसा नाटक में होता है तो उसको प्रोलॉग कहा जाता है। एन एक्टर मॉर्न्स द डेथ ऑफ द क्लासिकल लो कॉमेडी एट द अल्टार ऑफ सेंटिमेंटल मॉकिश कॉमेडी। और ये प्रोलॉग किस तरह से स्टार्ट होता है, एक जो पात्र है इसमें वो विलाप करता है कि किस तरह से क्लासिकल कॉमेडी जो है वो मर रही है, ख़त्म हो रही है और उसकी जगह सेंटिमेंटल या मॉकिश कॉमेडी पनप रही है। यहाँ पर मॉकिश वर्ड समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मॉकिश से मतलब हंसी मजाक। He hopes that Dr. Goldsmith can remedy this problem through the play about to be presented। और फिर वो जो प्रलोग या प्राकथन करने वाला जो व्यक्ति है वो ये कहता है कि डॉक्टर गोल्डस्मिथ जो है वो आपको इस तरह की प्रॉब्लम से दूर करेंगे या उभारेंगे। यानी जो कॉमेडी, जो क्लासिकल लो कॉमेडी है वो जो ख़त्म हो रही है सेंटिमेंटल कॉमेडी की वजह से, तो उस चीज़ से आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर गोल्डस्मिथ उभारेंगे। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से ये प्ले हमारे सामने एक एक करके इसके सारे एक्ट खुलते हैं। पूरे प्ले में 5 एक्ट है। अब पहला एक्ट देखिए, मैंने आपको पात्रों का परिचय पहले ही करवा दिया, तो हम अब यहाँ पर समझने में हमारे सामने दिक्कत नहीं होगी। एक्ट फर्स्ट इज़ फुल ऑफ सेटअप फॉर द रेस्ट ऑफ द प्ले। पहला जो प्ले है उसमें पूरी घटनाएं बता दी जाती है ताकि आगे के एक्ट में समझना आसान हो। मिस्टर एंड मिसेस हार्डकासल लिव इन एन ओल्ड हाउस लाइक एन इन। जो पहला एक्ट है उसमें बताया गया है किस तरह से मिस्टर और मिसेस हार्डकासल जो है एक पुराने घर में रहते हैं जो एक इन की तरह लगता है। इन मतलब सराय, जो गांव में या अच्छा सा होटल होता है शहर से बाहर, उसको इन कहा जाता है। दे आर वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ मार्लो। चूँकि मिस्टर हार्डकासल का मित्र जो है चार्ल्स मार्लो है, तो उनका बेटा जो है मार्लो जिसका नाम है वो उनकी बेटी को देखने के लिए आ रहा है। He is the son of Mr. Hardcastle's old friend and a possible suitor to his daughter Kate। ये जो है केट हार्डकासल उनकी बेटी है और उसके लिए उसको देखने के लिए सगाई उनकी करनी है। तो अगर पसंद आ जाएगा तो उससे सगाई हो जाएगी, तो उसको देखने के लिए ये आ रहा है। Kate is very close to her father, so much so that she dresses plainly in the evening to suit her conservative taste, to suit his conservative taste। देखिए यहाँ पे केट जो है अपने पिता का बहुत सम्मान करती है, मिस्टर हार्डकासल का बहुत सम्मान करती है वो, और मिस्टर हार्डकासल चाहता है कि उसकी बेटी जो है कंजर्वेटिव टेस्ट वाली ड्रेस पहने, और उसको प्रसन्न करने के लिए यानी अपने पिता की बात मानने के लिए केट ने वैसी ही ड्रेस पहन रखी है। एंड फैंसीफुली इन द मॉर्निंग्स फॉर हर फ्रेंड्स। लेकिन केट जो है बहुत ही फैंसीफुली है मॉर्निंग्स में उसके मित्रों के लिए, यानी वो अपने मित्रों की भी बात मानती है और अपने पिता को भी खुश करती है। मीनवाइल मिसेस हार्डकासल्स नीस कंस्टेंस लिव विद एन ओल्ड मैन। अब देखिए यहाँ पे एक और लेडी पात्र है जो युवा है और वह है हार्डकासल की नीस, भतीजी है। मिस्टर हार्डकासल जो है उसकी पत्नी मिसेस हार्डकासल की नीस है और उसका नाम है कंस्टेंस नेविली, जो मैंने आपको बताया था। वो एक बूढ़ी औरत के साथ वहीं पर रहती है। सी हैज़ हर स्मॉल इनहेरिटेंस। ये जो कंस्टेंस है उसकी भतीजी, उसकी प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस है उसका, कंसिस्टिंग सम वैल्यूएबल ज्वेल्स, उसकी कुछ महत्वपूर्ण ज्वेलरी भी है। हेल्ड अंटिल सी इज मैरिड, तो वो मिसेस हार्डकासल के पास उसकी ज्वेलरी है और ये ज्वेलरी जब तक रहेगी जब तक कि उसकी शादी ना हो जाए। सी इज अरेंज्ड टू मैरी मिसेस हार्डकासल स्पॉइल्ड सन टॉनी लम्किन। अब यहाँ पे जो मिसेस हार्डकासल है वो चाहती है कि जो उसका बेटा है टोनी, उससे
कंस्टेंस की शादी हो जाए ताकि सारी की सारी ज्वेलरी यहीं पर रह जाए, उसको देने का झंझट नहीं रहे। द प्रॉब्लम इज दैट नाइदर टोनी नॉर कंस्टेंस लव ईच अदर। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है, ना तो टोनी कंस्टेंस को प्रेम करता है और ना ही कंस्टेंस टोनी को प्रेम करती है, तो फिर उनकी शादी कैसे हो सकती है। इनफैक्ट कंस्टेंस लव्स हेस्टिंग हु विल बी ट्रेवलिंग टू द हाउस दैट नाइट विद मार्लो। एक्चुअली कंस्टेंस जो है हेस्टिंग से प्रेम करती है, हेस्टिंग जो कि मार्लो का मित्र है, और आज उम्मीद है कि वो दोनों मित्र यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर संभावना ऐसी है कि दोनों लड़कियों के लिए दोनों लड़के जो है शायद पसंद आ जाएंगे, ऐसी उन्होंने संभावना लगा रखी है। टोनीज प्रॉब्लम इज दैट ही इज अ ड्रंक एंड ए लवर ऑफ लो लिविंग। अब यहाँ पे जो टोनी है, जो कि मिस्टर और मिसेस हार्ड कासल का बेटा है, बहुत बिगड़ेल बेटा है, ड्रंक, खूब तो शराब पीता है, लवर ऑफ लो लिविंग, और उसको लो लिविंग जो है बहुत पसंद है, यानी झुग्गी झोपड़ी वाले लोग, उनकी लड़कियां, ये सब उसको बहुत पसंद है। When Marlowe and Hastings arrive at the pub, they get lost on the way to Hardcastle. जब मार्लो और हेस्टिंग दोनों हार्ड कासल के घर आते हैं तो रास्ते में वो भटक जाते हैं। उनको क्या है, गलत रास्ता दिखा दिया जाता है, और ये गलत रास्ता भी टोनी के द्वारा ही दिखाया जाता है। टोनी प्लेज अ प्रैक्टिकल जोक बाय टेलिंग द टू मैन दैट देयर इज नो रूम एट पब, that they can find lodging at the old inn down the road, which is of course Hardcastle's home. टोनी उनको बताता है कि यहाँ पे कोई अच्छा सा होटल नहीं है रुकने के लिए, इसीलिए आप ये यहीं पे पास में एक लॉज है, यहाँ पे जाके रुक जाइएगा। और वो लॉज टोनी के पिता का ही घर था, तो वो उस तरफ उसको भेज देता है, और इसी के साथ एक्ट सेकंड स्टार्ट हो जाता है। एक्ट सेकंड में क्या होता है, एक्ट सेकंड सीज द प्लॉट गेट कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे सेकंड जो एक्ट है, इसमें प्लॉट जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यानी इसकी जो कहानी है वो कॉम्प्लिकेटेड, जटिल हो जाती है। व्हेन मार्लो एंड हेस्टिंग अराइव, जब मार्लो और हेस्टिंग वहाँ पे पहुँचते हैं, दे आर इम्पर्टिनेंट एंड रूड विद हार्डकासल, whom they think is a landlord and not a host because Tony is trick। अब टोनी ने चालाकी करके बताया था कि यहाँ पे पास में ही एक इन है, यहाँ पे जाके आप रुक जाइए। टोनी ने ये नहीं बताया कि वो मेरे पिताजी का इन है और वही उसके मालिक हैं। तो यहाँ पे जो मार्लो और हेस्टिंग जब उस इन में पहुँचते हैं, यानी हार्डकासल के घर पे पहुँचते हैं, तो वे उसको उसका लैंडलॉर्ड समझते हैं, न कि होस्ट, और इसीलिए वो उसके साथ बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं। यानी मार्लो और हेस्टिंग जो है मिस्टर हार्डकासल, जो कि मार्लो के पिताजी का मित्र था, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। हार्डकासल एक्सपेक्ट्स मार्लो टू बी पोलाइट यंग मैन एंड इज शॉक्ड एट द बिहेवियर। जब हार्डकासल को ये पता लगता है कि ये मेरे मित्र का बेटा इतना बिगड़ेल कैसे हो सकता है, उन्होंने तो सोचा था कि वो एक अच्छा लड़का होगा, इसीलिए वो अपने बेटे की सगाई करना चाहते थे, लेकिन जब उसके व्यवहार को देखा जाता है तो वह बहुत ही शॉक्ड रह जाते हैं। कंस्टेंस फाइंड हेस्टिंग एंड रिवील्स टू हिम दैट टोनी मस्ट हैव प्लेड अ ट्रिक। कंस्टेंस, जो कि बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है, वो तुरंत पता लगा लेती है कि शायद टोनी की वजह से ऐसा हो रहा है। हेस्टिंग से वो पता भी कर लेती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हाउएवर दे डिसाइड टू कीप द ट्रूथ फ्रॉम मार्लो। हेस्टिंग और कंस्टेंस दोनों सोचते हैं कि इस बात को राज ही रहने दिया जाए, मार्लो को ये बात नहीं बताई जाए, बिकॉज दे थिंक रिवीलिंग इट विल अपसेट हिम एंड रूइन द ट्रिप। क्योंकि अगर मार्लो को ये बात बता दी जाए तो शायद मार्लो अपसेट हो जाएगा और उसकी ये जो यात्रा है ये मज़ेदार नहीं रह पाएगी। दे डिसाइड दे विल ट्राई टू गेट हर ज्वेल्स एंड इलोप टुगेदर। अब ये दोनों जो है, हेस्टिंग और कंस्टेंस, दोनों सोचते हैं कि हम इस ज्वेलरी को लेकर के भाग जाएं। उसकी जो ज्वेलरी उसकी आंट के पास रखी हुई थी, उसको लेकर के भाग जाने की सोचते हैं। मार्लो हैज ए स्ट्रेंज टेंडेंसी टू स्पीक विद एग्जेगरेटेड टिमिडिटी टू मॉडेस्ट मैन। अब मार्लो जो है, उसके क्या है, उसको एक अजीब से दौरे होते हैं,
टेंडेंसी टू स्पीक विद एग्जेगरेटेड टिमिडिटी, वो बहुत ज़्यादा अतिशक्ति के साथ बोलता है, कोई भी जब मॉडेस्ट वुमेन उसको दिखती है तो उससे। वाइल स्पीकिंग लिवली एंड हार्टली टॉन्स टू विमेन ऑफ लो क्लास। मार्लो जो है सन की टाइप लड़का है, जब उसको उच्च घराने की लड़कियां दिखती है तो वो बड़ा चढ़ा करके बोलता है, टिमिडिटी के साथ बोलता है। जब उसको लो क्लास लड़कियां दिखती है तो वो उसके मन की जो बात है उसको बोलता है, हार्टली टोन से बोलता है, वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से बोलता है। When he has his first meeting with Kate, जब वो केट से मिलता है जो कि मिस्टर हार्ट कासल की बेटी है, शी इज ड्रेस्ड वेल, तो वो बहुत अच्छी ड्रेस में थी, एंड हेंस ड्राइव्स हिम इनटू द एन अनबियरेबल स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, तो वो उससे बहुत अच्छे तरीके से पेश नहीं आता बल्कि उसको बहुत बुरे तरीके से बोलता है। और क्यों बोलता है? बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू स्पीक टू मॉडेस्ट विमेन, क्योंकि वो जो भी मॉडेस्ट विमेन है उनसे वो ढंग से नहीं बोलता है, और इसीलिए जब उसने केट को देखा तो वो उसको बुरी तरह से बोलता है। शी इज़ नेवरदलेस अट्रैक्टेड टू हिम, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पे जो केट है वो उससे अट्रैक्ट हो जाती है, वो उसको चाहने लगती है, एंड डिसाइड टू ट्राई एंड ड्रो आउट हिज ट्रू करेक्टर, और वो सोचती है कि ये वास्तव में ऐसा है या ये सिर्फ मेरे साथ ऐसा कर रहा है। यानी जब मार्लो केट से अच्छे से पेश नहीं आता तो वो सोचता है कि मैं इसका पता लगा के रहूँगी। टोनी एंड हेस्टिंग्स डिसाइड टुगेदर दैट टोनी विल स्टील द ज्वेल्स फॉर हेस्टिंग एंड कंस्टेंस। टोनी जो है और हेस्टिंग दोनों ये डिसाइड करते हैं कि जो ज्वेलरी है कंस्टेंस की उसको चुराया जाए, और टोनी चुराएगा और हेस्टिंग को दे देगा, सो दैट ही कैन बी रिड ऑफ हिज मदर्स प्रेशर टू मैरी कंस्टेंस, ताकि जो टोनी की जो माँ चाहती है कि मेरा टोनी कंस्टेंस से शादी कर ले, जिससे कि वो प्रेम नहीं करता, उससे छुटकारा मिल जाएगा। टोनी ज्वेलरी चुराएगा, हेस्टिंग को देगा, और हेस्टिंग और कंस्टेंस दोनों भाग जाएंगे। तो इस तरह से टोनी को अपनी माँ का जो इरादा है कंस्टेंस से शादी करवाने का, उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह से वो उसकी ज्वेलरी की चोरी करने की सोचते हैं। एक्ट थर्ड ओपन्स विद हार्ट कासल एंड केट इच कंफ्यूज विद साइड ऑफ मार्लो दे सा। अब तीसरा एक्ट जो है उसमें हार्ट कासल और उसकी बेटी केट दोनों विचार विमर्श कर रहे हैं कि ये मार्लो कैसा लड़का है, ये तो बहुत ही अजीब लड़का है। हार्ट कासल इज शॉक्ड एट हिज इम्पर्टेंस। हार्ट कासल इज शॉक्ड एट हिज इम्पर्टिनेंस। हिज इम्पर्टिनेंस मतलब मार्लो की जो बदतमीजी है उसकी वजह से हार्ट कासल बहुत ही शॉक्ड है। वो सोचता है मेरे मित्र का बेटा ऐसा नालायक कैसे हो सकता है। कैट इज डिसअपॉइंटेड टू हैव सीन ओनली मॉडेस्टी। केट जो है वो भी डिसअपॉइंट है, उसने जो है देखा कि इसकी जो मॉडेस्टी है, डिसअपॉइंट होती है टू हैव सीन ओनली मॉडेस्टी, कि इसके अंदर मॉडेस्टी तो है लेकिन ये कैसी मॉडेस्टी है, तो इस वजह से वो डिसअपॉइंट होती है। केट आस्क हर फादर फॉर द चांस टू शो हिम दैट मार्लो इज मोर बोथ देन बोथ बिलीव। तो केट यहाँ पर कहती है पिताजी मुझे एक मौका दो, मैं मार्लो की जांच पड़ताल करूँगी कि ये वास्तव में ऐसा ही है या अलग है, ये दोहरा करेक्टर वाला व्यक्ति तो नहीं। टोनी हैज़ स्टोलन द ज्वेल्स बट कंस्टेंस डजंट नो एंड कंटिन्यूज टू बेग हर आंट फॉर देम। अब देखिए इधर टोनी ने ज्वेलरी चुरा ली और उधर कंस्टेंस को पता नहीं है ज्वेलरी का, तो कंस्टेंस उसकी आंट से ज्वेलरी मांग रही है और उसकी आंट के पास ज्वेलरी चोरी हो गई। टोनी एनकरेजेस मिसेस हार्ट कासल टू प्रिटेंड दे वर स्टोलन टू डिस्करेज कंस्टेंस एंड सी एक्सेप्ट इट। फिर टोनी जो है एनकरेज करता है किसको, उसकी माँ को, मिसेस हार्ट कासल को, कि वो बहाना बनाए, प्रिटेंड दे वर स्टोलन, कि उनके घर में चोरी हो गई है, और फिर कंस्टेंस जो है उस बात को मान लेती है। Meanwhile, Cat is now dressed in her plain dress and is mistaken by Marlo because he never looked her in the face in their earlier meeting. अब यहाँ पर फिर से मार्लो और केट की मीटिंग होती है, लेकिन अब की बार केट जो है वो एक साधारण ड्रेस में आती है, गरीब
लड़की बन के आती है वो बारमेड बन के आती है, यानी बार में काम करने वाली नौकरानी, इस तरह से बन के आती है। शी इज़ नाउ अ बारमेड टू हुम ही इज अट्रैक्टेड, और ऐसी लड़की देख करके मार्लो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। शी डिसाइड टू प्ले द पार्ट एंड दे हैव ए लिवली फन कन्वर्जेशन दैट एंड्स विद हिम ट्राइंग टू एम्ब्रेस हर। जब बारमेड के रूप में केट मार्लो से मिलती है तो वे एक दूसरे से बातें करते हैं और वो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और एक दूसरे का आलिंगन करते हैं। और मिस्टर हार्ड कासल वॉचेस देम। मिस्टर हार्ड कासल उन दोनों को देख लेता है और सोचता है कि जिस काम के लिए मार्लो आया था शायद वो काम हो गया है, यानी उसको मेरी बेटी पसंद आ गई है। केट आस्क फॉर द नाइट टू प्रूव दैट ही कैन बी बोथ रेस्पेक्टफुल एंड लिवली। अब यहाँ पर केट जो है वो सोचती है कि नाइट का वेट किया जाए ताकि वो पता लगा सके कि ये मार्लो जो है ये वास्तव में गरीब लड़कियों की इज्जत करता है या फिर नहीं करता है। और फिर फोर्थ एक्ट स्टार्ट होता है। एक्ट फोर्थ, न्यूज़ हैज स्प्रेड दैट सर चार्ल्स मार्लो, फादर टू यंग मार्लो, इज ऑन हिज वे, विच विल रिवील हेस्टिंग्स आइडेंटिटी एज बिलव्ड ऑफ कंस्टेंस। अब इसके बाद चौथा जब एक्ट स्टार्ट होता है तो उसमें ये खबर आती है कि मार्लो के पिताजी चार्ल्स मार्लो आ रहे हैं और वो बताएंगे कि हेस्टिंग जो है वो कंस्टेंस से प्रेम करता है। ही ऑल्सो फोर्सेस द क्वेश्चन ऑफ वेदर केट एंड मार्लो आर टू मैरी। वो इस क्वेश्चन पर भी जोर देता है कि क्या मार्लो को केट पसंद आ गई और क्या वे दोनों शादी करने वाले हैं। हेस्टिंग हैज सेंट द ज्वेल्स इन ए कास्केट टू मार्लो फॉर सेफ कीपिंग। हेस्टिंग जो कि उसने ज्वेलरी चोरी कर ली थी वह ज्वेलरी जो है मार्लो को भेज देता है और उससे कहता है कि इसका ध्यान रखना। मार्लो गिव्स देम टू मिसेस हार्ड कासल बिकॉज ही बिलीव्स हर टू बी लैंडलेडी ऑफ द इन। अब क्या होता है, मार्लो के पास वो ज्वेलरी हेस्टिंग ने दी जो कि टोनी ने चोरी करके हेस्टिंग को दी थी, और वह ज्वेलरी मार्लो वापस मिसेस हार्ड कासल को दे देता है ये जान करके कि वो उसकी सेफ्टी कर लेगी। जिसकी ज्वेलरी चोरी हुई थी उसी के पास वापस घूम फिर करके आ जाती है। When हेस्टिंग लर्न्स दिस, जब हेस्टिंग को ये पता लगता है कि मार्लो ने वो ज्वेलरी वापस मिसेस हार्ड कासल को दे दी, ही रियलाइज हिज प्लान टू इलोप विद वेल्थ इज ओवर। तो वो समझता है कि उसका जो भागने का जो प्लान था वो अब ख़त्म हो गया क्योंकि ज्वेलरी वापस जहाँ की जहाँ चली गई। एंड डिसाइड ही मस्ट कन्विंस कंस्टेंस टू इलोप इमीडिएटली, और इसीलिए वो तुरंत कंस्टेंस को तैयार करता है कि अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। मीनवाइल मार्लो इम्पर्टिनेंस टूवर्ड्स हार्ड कासल रीचेज इट्स पीक। उसी समय मार्लो की जो बदतमीजी है हार्ड कासल के प्रति वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हार्ड कासल किक्स हिम आउट ऑफ द हाउस। हार्ड कासल उसको घर से भगा देता है। नाउ मार्लो बिगिंस टू रियलाइज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। अब मार्लो को पता लगता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। ही फाइंड्स केट हु नाउ प्रिटेंड टू बी पुअर रिलेशन टू द हार्ड कासल। अब उसको केट मिल जाती है और वह कहती है कि मेरे पिताजी जो है उनसे मेरे अच्छे रिश्ता मतलब उनसे मेरे व्यवहार जो है अच्छा नहीं है। विच वुड मेक हर अ प्रॉपर मैच एज फार एज क्लास बट नॉट अ गुड मैरिज एज फार एज वेल्थ। इसीलिए वो कहती है कि पैसे का कोई ज़्यादा मामला नहीं रहेगा, मेरे पिताजी मेरी शादी में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे, अगर तुम्हें मेरे से शादी करनी है तो गरीब की तरह करनी पड़ेगी। मार्लो इज स्टार्टिंग टू लव हर बट कैन नॉट परस्यू इट बिकॉज इट वुड बी अनएक्सेप्टेबल टू हिज फादर बिकॉज ऑफ हर लेक ऑफ वेल्थ, सो ही लीव्स हर। अब मार्लो कहता है कि मुझे शादी करने से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब इस शादी के बारे में मेरे पिताजी को पता चलेगा और बिना पैसे के शादी होगी तो शायद वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। मार्लो, हेस्टिंग एंड टोनी कन्फ्रंट वन अनदर। अब जो है मार्लो, हेस्टिंग और टोनी तीनों मिल जाते हैं एक जगह। आफ्टर ए सेवरल आर्ग्यूमेंट टोनी प्रोमिसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर हेस्टिंग। फिर बहुत सारी
उनके बीच में डिस्कशन होती है और टोनी कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब समस्या सॉल्व कर दूंगा, मैं अपने माता पिता को बता दूंगा कि चोर तो मैं ही हूँ। एक्ट 5 फाइंड्स द ट्रूथ कमिंग टू लाइट एंड एवरीवन हैप्पी। फिर एक्ट 5 स्टार्ट होता है और उसमें सब सच्चाई उजागर हो जाती है। सर चार्ल्स हैज अराइव्ड। अब मार्लो के पिताजी भी आ गए। ही एंड हेस्टिंग लाफ टुगेदर ओवर द कन्फ्यूजन यंग मार्लो वॉज इन। हेस्टिंग और मार्लो के पिताजी बड़े खुश होते हैं और हंसते हैं कि मार्लो के सामने क्या कन्फ्यूजन पैदा हो गया था। मार्लो अराइज टू एपोलाइज। फिर मार्लो क्षमा याचना करता है अपने पिताजी के मित्र से एंड क्लेम्स ही बेयरली टॉक्ड टू केट। और फिर वो ये बात भी बताता है कि अभी मैंने केट से ज़्यादा बात नहीं करी है। हार्ड कासल एक्यूजेस हिम ऑफ लाइंग। उसी समय हार्ड कासल आ जाता है और वो कहता है कि झूठ बोल रहा है तू, मैंने देखा है तुम्हें केट से बात करते हुए। सिंस हार्ड कासल सा हिम एम्ब्रास केट, क्योंकि हार्ड कासल ने उन दोनों को गले लगते हुए देखा था। बट मार्लो डजंट नो दैट वॉज इंडीड कैट। लेकिन यहाँ पर क्या है, मार्लो को पता ही नहीं है कि जिसका आलिंगन उसने किया था, जिसको गले लगाया था, वो केट थी, क्योंकि वो बारमेड बन के आई थी, बार में काम करने वाली लड़की। केट अराइव्स आफ्टर मार्लो लीव्स द रूम। फिर थोड़ी देर बाद केट वहाँ पे आ जाती है एंड कन्विंस द ओल्डर मैन टू रिवील द ऑल ट्रूथ। और फिर उसके पिताजी को वो बताती है कि पूरी सच्चाई आप बताइए मार्लो को। देन डिस्ट्रॉट मिसेस हार्ड कासल अराइव। फिर वहाँ पर मिसेस हार्ड कासल भी आ जाती है और वो बहुत डिस्ट्रॉट है, क्योंकि वो टोनी की शादी कंस्टेंस से करानी चाहती थी जो नहीं हुई एंड इज़ कन्विंस्ड। और फिर उसको समझाया जाता है सी मस्ट हाइड फ्रॉम ए हाईवे मैन हु इज़ अप्रोचिंग। और फिर उसको बताया जाता है कि एक हाईवे मैन जो है आ रहा है और तुम अपने आप को हाइड कर लो। द हाईवे मैन प्रूव्स टू बी मिस्टर हार्ड कासल। और वह हाईवे मैन और कोई नहीं है, सिर्फ उसका पति मिस्टर हार्ड कासल है। हु स्केयर्स हर इन हर कन्फ्यूजन फॉर ए वाइल, जो कि थोड़ी देर के लिए उससे बचना चाहता है क्योंकि उसको कन्फ्यूजन हो गया था। बट अल्टीमेटली डिस्कवर्स व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन वो थोड़ी देर में बता देता है कि मैं किस कन्फ्यूजन में था। हेस्टिंग एंड कंस्टेंस डिसाइड दे विल नॉट इलॉप। अब हेस्टिंग जो है वो कंस्टेंस से कहता है कि अब हमें नहीं भागना चाहिए, बट रादर अपील टू मिस्टर हार्ड कासल फॉर मर्सी। बल्कि मिस्टर हार्ड कासल जो है उनसे हमें दया की भीख मांगनी चाहिए कि आप हमारी शादी करवा दो। बैक एट द हाउस केट रिवील्स मार्लोस ट्रूली गुड कैरेक्टर। वापस लौट करके केट कहती है अपने पिताजी से कि मार्लो एक अच्छा लड़का है। हेस्टिंग एंड कंस्टेंस आस्क परमिशन टू मैरी। हेस्टिंग और कंस्टेंस दोनों भी शादी के लिए परमिशन मांगते हैं। द परमिशन इज़ ग्रांटेड, और उनको परमिशन मिल जाती है। ऑल आर हैप्पी, सब के सब खुश हो जाते हैं एक्सेप्ट फॉर माइजरली मिसेस हार्ड कासल। सिर्फ दुखी अगर कोई है तो वो है मिसेस हार्ड कासल, जिसकी मन की बात जो है, मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो अपने बेटे टोनी की शादी कराना चाहती थी। एंड द मिस्टेक ऑफ द नाइट हैव बीन करेक्टेड। और रात में जो मिस्टेक्स हुई थी एक दूसरे को नहीं पहचानने की, वो सारी मिस्टेक जो है करेक्ट हो जाती है। देर आर 2 एपिलॉग्स जनरली प्रिंटेड टू द प्ले, one of which sketch is metaphor, Goldsmith's attempt to bring comedy back to its traditional root। अब इसका जो एपिलॉग है, देखो नाटक के स्टार्टिंग में प्रोलॉग की बात हुई थी और नाटक के लास्ट में एपिलॉग की बात हो रही है। एपिलॉग जो है जैसे मंगल गान जिसको कहते हैं वो उसको कहा जाता है। तो नाटक के एंड में भी एक मंगल गान है और उसमें गोल्डस्मिथ ने ये प्रयास किया है कि वो कॉमेडी को वापस अपनी जगह पर लाके रखेगा। एंड द अदर ऑफ द विच सजेस्ट टोनी लम्किन हैज एडवेंचर्स येट टू बी रियलाइज। और दूसरा एपिलॉग ये कहता है कि टोनी जो है बड़ा शैतान था, लेकिन फिर भी उसने चीज़ों को महसूस किया है। थैंक्स गूगल। इस वीडियो को बनाने के लिए गूगल की हेल्प लेनी पड़ी, इसलिए गूगल का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।